Hello everyone. So today's our topic is immune system. Without wasting the time, we'll start with our topic. So basically, just we want to know about the simple and clear definition about immune system. What is the immune system? Immune system is nothing but whenever the pathogens, just like the bacteria, viruses, fungi, want to enter in our body, the immune system get activated and detect them as an enemy and just kill them and protect our body from these enemies, these bacterial causing agents. So यही होता है इम्यून सिस्टम की जो बाहर से एजेंट्स आना चाहते हैं हमारी बॉडी में, जस्ट लाइक बैक्टीरियल कॉजिंग एजेंट्स, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाइज, ये सब, तो उससे हमें प्रोटेक्ट करता है इम्यून सिस्टम. इम्यून सिस्टम दो टाइप का होता है, एक होता है इन्नेट इम्यून सिस्टम, एक होता है एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम. इन्नेट इम्यून सिस्टम हमें बाय बर्थ आता है, मीन्स बर्थ के साथ आता है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ले लो, बहुत फास्ट प्रोसेस होती है इसकी. जैसे हम अब कहीं गिर गए या फिर हमें चोट लग गई, तो जहाँ से ब्लड फ्लो होता है, जैसे कि यहाँ मुझे चोट लग गई तो यहाँ से ब्लड फ्लो होगा, तो यहाँ पर ना आउटर बैक्टीरियल कॉजिंग फैक्टर्स आके घुसने की कोशिश करेंगे. तो उससे क्या होगा कि वो मेरी बॉडी को हार्म करना चाहते हैं. तो यहाँ पर ना मतलब जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो उसे एंटर ही नहीं करने देगा. वो इतना फास्ट प्रोसेसिंग करेगा कि उन्हें डिटेक्ट करके वही किल कर देगा. वही हम जब बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम की, एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम वो होता है जो एडेप्टिव होता है. आफ्टर बर्थ मीन्स हमारी बॉडी उसको डेवलप करती है, आफ्टर बर्थ वो हमारी बॉडी में आता है. सो क्या होता है ये, फॉर एग्जाम्पल कि जैसे आप ले लो कि कोई बच्चा है, उसे पोलियो का ड्रॉप क्यों दिया जाता है, कभी आपने सोचा है? पोलियो का ड्रॉप जो होता है वो पोलियो के ही वायरस कंटेंट करता है जो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं. ठीक है, अब उस बच्चे को इनएक्टिव फॉर्म में पोलियो के वायरस इसीलिए मतलब दिया जाता है वो पोलियो का ड्रॉप, ताकि उस बच्चे की बॉडी जो है वो उसे डिटेक्ट कर ले कि यार ये तो वायरस है लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में, लेकिन फिर भी हम उसको किल करेंगे. और वो जो उसके बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो उसे याद कर ले कि आगे जब कभी ये ऐसा कोई वायरस उस बच्चे की, मतलब पोलियो का ही अगर कोई वायरस उस बच्चे की बॉडी में आएगा पहचान का, तो हम तब भी ऐसे ही अटैक करेंगे. तो ये होता है एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम, कि जैसे वैक्सीन्स के थ्रू आपको उस डिजीज के साथ रूबरू कराया जाता है आपके इम्यून सिस्टम को. नॉट ऑल द टाइम वैक्सीन्स की जरूरत पड़ती है, बट एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम जो होता है ये थोड़ा स्लो प्रोसेस करता है. मीन्स चीज़ों को डिटेक्ट करने में, जो पैथोजेंस डिटेक्ट करने में उसको टाइम लग जाता है, क्योंकि उसका जो है इंटरैक्शन इससे पहले उसके साथ हुआ नहीं है. ठीक है, सो ये होता है एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम. तो यहाँ तक हमने चीज़ों को देख लिया. अब हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि यार मतलब हम जब से इम्यून सिस्टम की बात कर रहे हैं तो ऐसे कौन से एजेंट्स हैं जो इम्यून सिस्टम मतलब बनाते हैं, और भाई उनसे ही हमारी बॉडी का प्रोटेक्शन होता है, भाई उनका भी तो कंट्रीब्यूशन दिखना चाहिए कि नहीं. सो क्या होता है कि बेसिकली हमारी बॉडी को वाइट ब्लड सेल्स बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, यही प्रोटेक्ट करते हैं. समझो ये डिपार्टमेंट है वाइट ब्लड सेल्स, और इस डिपार्टमेंट में कुछ लोग काम करते हैं. कौन से लोग काम करते हैं? न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, एसिनोफिल्स, पैसोफिल्स. ओके, दीज आर द सेल्स. सबसे पहले ये क्या करते हैं, मतलब इनका बहुत कंट्रीब्यूशन है. इन सभी का अलग अलग तरीके से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का तरीका सबका अलग है. अब इन सब में सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूट्रोफिल्स की. जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, जब भी हमारी बॉडी में कोई पैथोजन एंटर करने की कोशिश करता है, सबसे पहले बेचारे यही पहुंचते हैं, चाहे फिर वो बैक्टीरिया हो या फंगस, उनको निगल जाते हैं, खा जाते हैं. तो ये निगल जाने की प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस बोलते हैं. व्हेनेवर जब भी हमारे बॉडी के सेल्स, हमारा इम्यून सिस्टम के जो भी सेल्स होते हैं, वो बाहर के एजेंट्स जो एनिमीज होते हैं हमारे, उनको खा जाते हैं, खा लेते हैं, तो उसे कहते हैं फैगोसाइटोसिस. ठीक है, देन हम बात करते हैं लिम्फोसाइट्स की. लिम्फोसाइट्स में आते हैं बी सेल, टी सेल, देन किलर टी सेल, और नेचुरल सेल्स जिन्हें हम बोलेंगे नेचुरल किलर सेल्स. सो बी सेल बेसिकली, फर्स्ट बी सेल जो होता है ये एंटीबॉडीज बनाता है. टी सेल जो होता है, टी हेल्पर सेल भी जिसे हम बोलते हैं, वो क्या करता है कि जब भी ऐसी कोई मुसीबत आ जाती है बॉडी के इम्यून सिस्टम पे कि कोई भी एंटर करना चाहता है, तो टी हेल्पर सेल बाकी के जितने भी इम्यून सिस्टम के जो सेल्स होते हैं उन्हें एक्टिव करने का काम करता है. फिर ये जो नेचुरल किलर सेल्स होते हैं ना, जस्ट लाइक द वायरसेस लाइक कैंसर, अगर हमारी बॉडी में ऐसा कुछ डिटेक्ट हुआ तो ये डायरेक्टली उनको डिस्ट्रॉय ही कर देते हैं. ठीक है,
हम बात करते हैं मोनोसाइट की, तो मोनोसाइट जो होते हैं ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं। जब भी मतलब हमारी बॉडी में कोई भी पैथोजन या फिर कुछ डिटेक्ट होता है तो ये सबसे पहले जाकर टी सेल को बताते हैं, सिग्नल देते हैं कि नाउ इट्स योर टर्न, मैंने अपना काम कर दिया, आपको सिग्नल दे दिया है, अब आप एक्टिवेट हो जाओ और जाके एनिमीज को डिस्ट्रॉय कर दो। फिर आते हैं एसिनोफिल्स। एसिनोफिल्स ऐसे होते हैं कि ये पैरासाइट्स को डिटेक्ट करते हैं, वर्म लाइक सब्सटेंसेस, पैरासाइट जिनको बोलते हैं, स्पेशल केमिकल रिलीज करते हैं और ये जो केमिकल्स होते हैं ये पैरासाइट्स को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। फिर आते हैं बैसोफिल्स की। सो बैसोफिल्स बेसिकली होती क्या है यार, इनका ना फंक्शन देख के हंसी भी आती है। देखो मतलब छोटी छोटी चीज़ों को डिटेक्ट करके एनिमी समझ के फिर खुद ही की बॉडी के साथ कुछ ना कुछ रिएक्शन हो जाता है। तो ये बैसोफिल्स का बेसिकली काम क्या होता है, एलर्जीज डिटेक्ट करता है, ठीक है, रिएक्शंस एंड इन्फ्लामेशंस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि अगर जैसे कि डस्ट पार्टिकल और पोलन ग्रेन्स का कुछ इंटरेक्शन मेरी बॉडी के साथ हुआ है तो ये ऐसा फील करते हैं कि कुछ ना कुछ बाहर से चीज़ अंदर आ रही है। फिर बैसोफिल्स एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिव होने के बाद ये हिस्टामिन्स और अदर केमिकल्स रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं। अब केमिकल्स तो रिलीज हो ही चुके हैं, तो उसके बाद क्या होता है, एलर्जी बोले तो फिर रेडनेस आएगा, इचिंग होगा एंड मतलब चीज़ें थोड़ी एबनॉर्मल तरीके से होगी। एबनॉर्मल इन द सेंस कि आपकी स्किन को ही मतलब थोड़ा हार्मनेस होगा, थोड़े रैशेस भी आ सकते हैं आपको। तो ये एलर्जीज में जो चीज़ें होती है, फिर स्नीजिंग एंड ऑल, ठीक है, तो ये काम है वैसोफिल्स का। लेकिन कभी कभी गलत चीज़ें डिटेक्ट करके जैसे कि एलर्जी वगैरह हो जाता है, डस्ट पार्टिकल्स को वगैरह डिटेक्ट कर लेता है, लेकिन कभी कभी अच्छी भी चीज़ें डिटेक्ट कर लेता है। फिर उसके बाद आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि मतलब अगर इम्यून सिस्टम में जो ये बैक्टीरिया वायरसेस है, अगर ये हमारी इम्यून सिस्टम को मतलब नहीं ये कर पाए, हावी हो गए, तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या करेगा? अगर हमारे इम्यून सिस्टम पे हावी हो गए तो क्या करेगा हमारा इम्यून सिस्टम? तो क्या होता है ना, बेसिकली ये जो बैक्टीरिया वायरसेस, इन सब चीज़ों से ना हमारा इम्यून सिस्टम लड़ने की पूरी कोशिश करता है, पूरी तरीके से फाइट करने की कोशिश करता है। अगर फिर भी वो बैक्टीरिया हावी हो रहा है तो फिर इम्यून सिस्टम वीक होना स्टार्ट होता है और फिर चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। क्या हमारा इम्यून सिस्टम हमेशा के लिए फेल हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। इसका आंसर येस है, क्योंकि कुछ कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जस्ट लाइक क्रोनिक इन्फेक्शन एंड कैंसर रिलेटेड कंडीशंस एंड ऑटो इम्यून सिस्टम भी आता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोल सकते हैं उसको, सिस्टम नहीं बोलते, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो होता है, ठीक है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से भी हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो फेल हो सकता है। इन सब चीज़ों में क्या होता है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इन द सेंस खुद के ही सेल्स पे खुद ही अटैक कर देना, मतलब इम्यून सिस्टम खुद के सेल्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है। तो ऐसी कुछ कंडीशंस में हमारा इम्यून सिस्टम फेल हो सकता है। सो ये था कुछ हिस्ट्री इम्यून सिस्टम के बारे में। हिस्ट्री नहीं बोल सकते, लेकिन थोड़ी बहुत तो इन्फॉर्मेशन थी, जो भी थी। सो अगर आपको इन्फॉर्मेशन ठीक लगी हो तो यू कैन जस्ट टेल मी। इफ़ अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, एंड अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जानना हो तो आप मुझे कमेंट करके वो भी बता सकते हो। कोई भी इससे रिलेटेड भी अगर कुछ डाउट हो तो यू कैन जस्ट आस्क मी, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।